संजय राउत की पिटाई की खबरें खूब चली, आपने भी सुनी, हमने भी कवर की और आपको हमने सब कुछ बताया। लेकिन अब पिटाई की खबरों के बीच एक बड़ा बवाल आ गया है। अब एक नया मोड़ आ गया है। संजय राउत की पिटाई के बाद की खबरें आज हम आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि कुटाई और पिटाई के बीच उनके सुर कैसे बदल गए हैं और आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। और हम ये भी बताएंगे इस वीडियो में, आपको अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ बदलने वाला है। फडणवीस, मोदी, शाह, ये तीन नाम संजय राउत कभी भूलते नहीं थे। सुबह 9 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको भर भर के गालियां देते थे, लेकिन अब उनके बिल्कुल ही सुर बदल गए हैं। अब वो अलग राग अलापने लगे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ, ये सवाल है। अब इसके बीच हम आपको यह भी बताएंगे कि शरद पवार एनसीपी का क्या होगा, अब बीजेपी के साथ किसका क्या कुछ चल रहा है, कौन सी खिचड़ी पक रही है, यह भी बताएंगे। यूबीटी शिवसेना का क्या हाल है, यह भी बताएंगे। और इसी वीडियो में आपको हम सारी चीजें बताएंगे। जिक्र होगा कि आखिर यह दावा कैसे हुआ कि जो संजय राउत है उनकी पिटाई उद्धव ठाकरे के सामने मातोश्री में हुई और पिटाई करने वाले शिवसेना के ही लोग थे, उनके ही कार्यकर्ता थे। चलिए शुरू करते हैं। और इन्हीं तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। संजय राउत की पिटाई, कुटाई, कंबल कुटाई और तमाम बातें, और इस बीच अब अचानक से संजय राउत बदले बदले से नजर आ रहे हैं। आज ट्विटर पे भी मैंने देखा, उन्होंने वो वीडियो बकायदा डाला है कि आज जो हमने तारीफ की है फडणवीस साहब की, वो क्यों की है, क्या उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा। ये कैसे हुआ अचानक? क्या ये जो खबरें चल रही है सही है या क्या है? हाँ, नहीं, बिल्कुल। लोग तो यही कह रहे हैं कि मातोश्री में संजय राउत की पिटाई क्या हो गई, उनकी तो जुबान ही बदल गई। तो कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भैया उद्धव ठाकरे ने ही उनकी कंबल कुटाई करवाई और ताकि वो सही रास्ते पे आ जाए, क्योंकि शिवसेना को बर्बाद करने में तो बड़ा हाथ इनका ही है। जो शिवसेना, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शिवसेना के कार्यकर्ता कहते हैं वहां के यूबीटी के, कि भैया संजय राउत ने पार्टी को बर्बाद कर दिया, तो उसको सबक सिखाने के लिए उद्धव ठाकरे ने ऐसा करवाया, ऐसा भी लोग कहते हैं। और अब उद्धव ठाकरे ने उनको संकेत दे दिया है कि भैया संजय, ऐसा है कि थोड़ा जुबान पर लगाम लगाओ और बबल गम खाओ, वो वाली ऐड थी ना कि जुबान पर लगाम लगाओ। तो ये संजय राउत को बोला गया है क्योंकि बहुत नुकसान हो गया। नुकसान संजय राउत का नहीं हो रहा है, नुकसान उद्धव ठाकरे का हो रहा है, नुकसान शिवसेना का हो रहा है, नुकसान शिव सैनिकों का हो रहा है, जो बाला साहेब ठाकरे के विचारधारा को लेकर चले थे, जिन्होंने संघर्ष के साथ एक पार्टी बनाई। वो शिवसैनिक बहुत नाराज है, हतोत्साहित है, और उसका नज़ारा हमने नए साल के पहले दिन ही देखा। ठाणे के 5 बड़े नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस के सामने जाकर, उनके पास जाकर उनको पुष्पगुच्छ दिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। आने वाले दिनों में बीएमसी के चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में, और वहां से भी खबर है कि बड़े बड़े नेता बीजेपी के, बड़े बड़े कॉर्पोरेटर, माफ करिएगा शिवसेना यूबीटी के, वो बीजेपी के संपर्क में है और 1-2 दिनों में वो भी शामिल होने वाले हैं। खबर उससे आगे ये है कि कई विधायक लाइन लगा के खड़े हैं कि ले लो जी हमें, क्योंकि विधायकों को पता है कि 5 साल, आने वाले 5 साल में हमें ना केंद्र में कांग्रेस की हमारी सरकार है इंडी गठबंधन की, ना शिवसेना उद्धव का सपोर्ट कोई है, तो हमें क्या मिलेगा, जनता को हम क्या देंगे, अगले चुनाव में क्या मुंह दिखाएंगे। तो वो भी दरवाजे पर खड़े हैं कि हमको ले लो जी अंदर, ताकि हमें कुछ तो मिलता रहे। न मंत्री पद नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, कम से कम पैसा तो मिलता रहेगा, और एक भौकाल भी रहेगा कि भैया सत्ताधारी दल के नेता है। अभी तो है कि विपक्ष के नेता है जी, और विपक्ष में, हाँ, विपक्ष में भी ऐसे कि 20 ठू विधायक। तो वो एक सारी उहापोह चल रही है और ये उद्धव ठाकरे समझते हैं बीएमसी का चुनाव उनके लिए नाक का सवाल है। और उससे पहले बड़ी बड़ी खबरें आ रही कि मुंबई के एक बड़े नेता का भी नाम चल रहा है, वो भी संपर्क में लगातार फडणवीस के। तो ऐसे अगर सब छोड़ के चले जाएंगे तो उद्धव अकेले घर पे क्या करेंगे, घंटी बजा के पूजा थोड़ी करेंगे। तो उद्धव ठाकरे समझ रहे हैं, और शायद उद्धव ठाकरे ने संजय राउत से बोला हो, तो इसीलिए आज सामना का पहला जब सामना के संपादकीय निकला और उसमें संजय राउत की लेखनी, वैसे तो तल्ख लिखते हैं, कांग्रेस को भी लपेटते सबको, लेकिन उन्होंने पहली बार देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की, भर भर कर तारीफ की। और किस मुद्दे पर तारीफ की? दरअसल मामला यह है कि अमित शाह, अब ये सिर्फ फडणवीस की तारीफ नहीं है, इशारा समझिए, संजय राउत पत्रकार आदमी है, संपादक आदमी है, इसलिए वो जानते हैं कि एक तीर से 2 निशाने कैसे साधे जाए। उन्होंने अमित शाह को भी साध लिया। कैसे? दरअसल कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र का एक जिला है गढ़चिरौली, वो गढ़चिरौली बहुत नक्सलवाद प्रभावित जिला है, वहां पर नक्सलवाद का बहुत ज्यादा प्रभाव है, और उस नक्सलवाद प्रभावित जिले में
कुछ नक्सलवादियों ने देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण किया और उसी दिन देवेंद्र फडणवीस ने मिशन गढ़चिरौली नाम से एक कैंपेन शुरू किया और कहा कि मैं इस जिले से नक्सलवाद का नाम मिटाकर रहूंगा और विकास के राह पर लाऊंगा ताकि यहां रहने वाले आदिवासी पिछड़े लोग हैं उनको विकास मिल सके। सेम काम अमित शाह करते हैं छत्तीसगढ़ में और अमित शाह का ऐलान है कि 2000 एक तारीख दी है उन्होंने, मार्च महीना 2026 देश से समूल नाश हम नक्सलवाद का कर देंगे। ये प्रण है। तो नक्सलवाद पर उसी प्रण के तहत गढ़चिरौली में देवेंद्र फडणवीस काम कर रहे हैं। उसी को लेकर संजय राउत ने तारीफ की है कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो बंदूक की जो ताकत है इसको बंदूक देवेंद्र फडणवीस विकास के दम पर इनको बंदूक छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे और विकास एक तरह से विकास पुरुष बताने की कोशिश की है देवेंद्र फडणवीस को कि मुझे पूरा यकीन है बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं गढ़चिरौली में, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तमाम सारी चीजें उन्होंने अपने संपादकीय में लिखी और उन्होंने लिखा कि नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है देश के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि संभावित संरक्षक मंत्री जो मतलब उनको संरक्षक मंत्री बनाया गया है, संभावित लिख दिया है उन्होंने कि संभावित संरक्षक मंत्री सीएम फडणवीस गढ़चिरौली में कुछ नई शुरुआत करेंगे, इससे वहां के आदिवासियों की जिंदगी बेहतर होगी। और लेख में उन्होंने यह भी माना है कि गढ़चिरौली की विकास यात्रा से जोड़ना सीएम के लिए काफी मुश्किल होगा। आदिवासियों का विश्वास जीतकर नक्सलवाद की चुनौती से निपटना 2 मोर्चों पर जंग जीतने जैसा है। तो एक तरह से योद्धा भी बता दिया आपने। तो ये सारा है, मतलब भर भर के तारीफ की है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो पहला तो ये कि हो सकता है कुटाई के बाद उनको बता दिया गया कि ऐसे ही कुटते रहेंगे आप, तो आप थोड़ा सा भाई मोल्ड हो जाइए। उधर कभी उठा के पुलिस ले जाती है, कभी कुछ करती है। तो संजय राउत भी समझ गए होंगे कि नहीं भैया अभी बहुत हो गया क्रांतिकारी वाला काम, थोड़ा सा मतलब अब सच्चाई के धरातल पर हम आ जाए। तो ये संजय राउत को शायद समझ में आ गया और बीएमसी के चुनाव होने हैं, बीएमसी चुनाव के मध्य रणनीति बनानी है। अब तक संजय राउत अडिग थे, संजय राउत और उद्धव जी के जो सुपुत्र हैं ये दोनों अडिग थे कि नहीं हमें इंडी गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ना चाहिए, रहना चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत जो पार्टी के नेताओं के अंदर की बात है वो नहीं चाहते कि इस गठबंधन के साथ बने रहे। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से आप जा सकते हैं, एक बार फिर से बात कर सकते हैं, उनका दरवाजा खटखटाइए। तो ये पार्टी के नेताओं की कि हमने अपनी हिंदुत्व की राह छोड़ दी, नहीं आप जा सकते तो अकेले लड़िए, लेकिन जो हमारे हिंदुत्व की विचारधारा है बाला साहेब ठाकरे वाली, उससे आप समझौता मत करिए। कांग्रेस के साथ जाकर आप सेकुलर हो गए, फर्जी वाले सेकुलर, तो इससे भी कार्यकर्ता नाराज है। तो ये एक बड़ी वजह है कि लगता है कि अब संजय राउत को थोड़ा सा देर सवेर ही सही समझ में आ गया हो, क्योंकि अदरवाइज सब कुछ चला जाएगा हाथ से। अभी तो सत्ता गई है, सत्ता गई है, आपकी ताकत गई है, 20 विधायक केवल बचे हैं, 9 सांसद है, तो सब के सब चले जाएंगे कुछ दिनों में, 2-4-6 महीने में। अगर आप बीएमसी का चुनाव हारते हैं मुंबई में तो ये सब चले जाएंगे आपके हाथ से। तो इसलिए हो सकता है कि संजय राउत के समझ में आया गया हो और संजय राउत जो है अब वो लाइन पर आ गए हो, तो ये इसके मायने निकाले जा रहे। दूसरा ये कि संजय राउत जो है एक तरह से डोरे डाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि भैया भूल चूक लेनी देनी माफ कर दो और देखिए हमारे लिए क्या आपके पास है तो कुछ दीजिए हमको। तो ये भी एक उसके मतलब निकाले जा रहे हैं। रंजना, संजय राउत की बात कर ही रहे हैं हम लोग, तो एक तरफ आपने कहा कि एक तीर से 2 निशान वो साध रहे हैं, एक तरफ फडणवीस साहब है, एक तरफ शाह है। लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक और दावा कर दिया है कि मोदी 3.0 में मोदी साहब जो है प्रधानमंत्री मोदी, वो प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे। ये तमाम वो दावे कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो देखिए वो उनका वहां पर उनको महाराष्ट्र की राजनीति में संजय राउत को एक नाम दिया है वहां के नेताओं ने, भूपू। ये कह रहे कि सुबह 9 बजे आता है, भूपू बजता है और चला जाता है और कुछ भी बोल के जाते हैं, मतलब उसमें कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने तो अभी 2 दिन पहले का ही बयान है, उन्होंने कहा था कि सरकार पूरी नहीं हो पाएगी, 26 से पहले गिर जाएगी। जी। अभी आप कह रहे हैं कि वो मतलब क्या बोलते हैं, है तो संपादक, लेकिन क्या बोलते हैं उनको ही नहीं पता। कल कुछ और बोल देंगे, आज कुछ, कल बोल दिया कि सरकार ही नहीं रहेगी, फिर बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये अलग अलग तरीके के उनके बयान है, उनको ही पता नहीं होता है। वो थोड़े से वो सटिया भी गए हैं वही, जब आपके पास कुछ नहीं रहता है सत्ता। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीसी विधायक है, राज्यसभा कैसे जाएंगे लौट के, ये भी बड़ा प्रश्न है उनके सामने। तो ये जो संपादकीय लेख है ये उसके तरफ भी इशारा किया जा रहा है कि भैया बीजेपी थोड़ा सपोर्ट कर दे तो फिर हम राज्यसभा में आ जाएं, हम आपकी स्तुति करते रहेंगे। तो उधर भी ये देखा जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा में 2 सांसद है शिवसेना के, एक है आपकी तेज तर्रार प्रवक्ता और एक संजय राउत, जो क्या नाम उनका, आपकी
जो मुंबई से ही है, जो कांग्रेस छोड़कर गई थी, चतुर्वेदी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, वो एक है और एक संजय जी है। अब विधायक है 20 और एक राज्यसभा सीट के लिए लगभग 22-24 विधायक कुछ चाहिए आपको, तब आप वहां पहुंच सकते हैं। तो 22-24 या 26 ऐसा कुछ गणित है, वो एग्जैक्ट मुझे देखना पड़ेगा। तो उसमें आपके पास एक सीट भी नहीं जीत सकते आप, तो आप कैसे पहुंचेंगे वहां पर, ये बड़ा सवाल है। तो हो सकता है उसके लिए भी दाना डाल रहे हो कि यार हमको समर्थन तो दे ही देना कम से कम, ताकि हम उतरे राज्यसभा के इसमें तो हम पहुंच ही जाए। तो ये भी एक चीज है। तो संजय राउत कुछ भी बोलते रहते। हाँ, महाराष्ट्र में और बहुत कुछ होने वाला है 2025 में। जैसे मैंने कहा कि शरद पवार को लेकर भी सेम है। शरद पवार की भाषा बदली हुई है, न सिर्फ संजय राउत की भाषा बदली हुई है, अब शरद पवार की भाषा देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं आके, फडणवीस के साथ उन्होंने मुलाकात की और कहा यह जा रहा है कि शरद पवार जो है वो पलटी मार सकते हैं। वो बीजेपी को ऑफर दे रहे हैं कि ले लो भैया, हमारी पार्टी को अपने विलय कर लो, लेकिन वो बीजेपी ने मना कर दिया कि पार्टी को तो लेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि अजीत दादा के इसमें जाइए। तो खबर है कि बहुत जल्दी दोनों जो एनसीपी है वो एक हो सकती है। अब उसके पीछे भी रीजन है, कारण है, मैं आपको बताता हूं। आप बयानों पर नजर डालिए। मैं हवा में बात नहीं कह रहा हूं कि लोग कहेंगे कि अरे तो ऐसी बातें कर देते हवा में, इसके प्रमाण है कुछ। अभी एक अजीत पवार की जो माता जी है वो पंढरपुर मंदिर में गई थी, आशा पवार जो है, और उनसे पत्रकारों ने पूछ लिया कि भैया परिवार को लेकर सवाल पूछ लिया। तो उन्होंने ये कहा कि परिवार जो है हमारा एकजुट है, परिवार में कोई दरार नहीं है और हम मतलब परिवार एक साथ है, परिवार में कभी दरार नहीं आ सकती। तो एक साथ उन्होंने एक अंदेशा दे दिया और उसके बाद अटकलें महाराष्ट्र में शुरू हो गई कि क्या परिवार फिर इकट्ठे होने वाला है। अब इसके बाद विधानसभा नतीजों का तो वैसे ही जोर पकड़ गया, क्योंकि एनसीपी बहुत, शरद पवार की पार्टी की भी हालत बहुत बुरी हो गई है और एनसीपी विधायकों के सामने और एनसीपी सांसद, जो सांसद है एनसीपी के जो केंद्र में है, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्योंकि आप सत्ता में नहीं है, शरद पवार तो राजनीति के चाणक्य है, वहां कहा जाता है उनको, और उनके बारे में ये बहुत विख्यात है कि वो सिर्फ सत्ता सुख देखते हैं, वो ये नहीं देखते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब उन्होंने कांग्रेस से बगावत करके जब अपनी पार्टी बनाई थी, अपनी पार्टी अलग से बनाई और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, और भारतीय जनता पार्टी अलग थी, एनडीए अलग था उस वक्त, शिवसेना एनडीए और कांग्रेस पार्टी अलग लड़ी थी और एनसीपी अलग लड़ी थी। लेकिन उस वक्त सबसे बड़ा दल बन के उभरी थी भारतीय जनता पार्टी नित एनडीए। लेकिन एनडीए अपनी सरकार बनाने में थोड़ी सी देरी क्या की, शरद पवार ने चालाकी से उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था, जिस कांग्रेस के साथ बगावत करके, जिस कांग्रेस को तोड़ के, जिस सोनिया की खिलाफत करके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। तो शरद पवार को हमेशा अपॉर्चुनिस्ट और सत्ता को कैसे पकड़ा जाए उसके लिए जाना जाता है। तो शरद पवार अब ये जान रहे हैं कि 5 साल तक महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं होने हैं। भाई बीजेपी के पास इतना बंपर बहुमत है कि उनको हिलाया नहीं जा सकता महाराष्ट्र से, केंद्र में भी कुछ हो नहीं सकता है। तो उनको समझदारी इसी में लगती है। तो इसलिए खबर है कि भाई अजीत और बहुत जल्दी विलय हो जाएगा, दोनों एनसीपी एक हो जाएगी, कमान अजीत के हाथ में रहेगी, बेटी सुप्रिया को कुछ मिल जाएगा, केंद्र में आ जाएंगे साथ में, तो बेटी सुप्रिया के लिए कुछ हो जाएगा, क्योंकि बेटी के लिए चाहते हैं मैंने कि बेटी सेट हो जाए। तो हाँ, तो बेटी को केंद्र में कोई मंत्री पद वगैरह मिल जाएगा और वो कैबिनेट में आ जाएगी, बीजेपी की भी संख्या बढ़ जाएगी, फिर 2 बैसाखियों में मजबूत हो जाएंगे। तो ये सारे वहां पर कयास लगाए जा रहे हैं। तीसरा एक है कि प्रफुल्ल पटेल से भी पिछले दिनों बात की गई थी। प्रफुल्ल पटेल जो है अजीत गुट के जो सांसद है, उनका शरद पवार हमारे लिए भगवान जैसे हैं। तो ये जो कुछ बयान आ रहे हैं, इन बयानों से पता चलता है, अजीत पवार ने बोला कि भैया नहीं, काका तो काका है, मतलब चाचा जो है वो चाचा है, चाचा के खिलाफ कोई बात नहीं। तो जो बयान वहां से आ रहा है, तो इसमें पूरा कयास है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले 2-4 महीनों में आप बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और ये सब जो है, क्योंकि संसद में चाचा मजबूत है और विधानसभा में भतीजा मजबूत है, तो दोनों का अगर कॉम्बो हो जाता है तो दोनों जगह जो है शरद पवार की, क्योंकि खासियत भी रही है, उनको भी अपना सत्ता साम्राज्य चलाना है, तो उसके लिए पावर उनको जरूरी है। तो ये महाराष्ट्र में रंजना होने वाला है आने वाले दिनों में। एनसीपी का तो ये क्लियर हो रहा है कहीं ना कहीं, बयानों के मुताबिक अगर देखा जाए तो एनसीपी एक हो जाएगी बहुत जल्द। और यूबीटी की अगर हम बात करें, यूबीटी शिवसेना की बात करें, तो अभी सुगबुगाहट है। नहीं, यूबीटी के लिए मुश्किल है, क्योंकि देखिए उद्धव ठाकरे ने जो पिछले जो पानी बहुत बह गया, जिस तरह के बयानबाजी उनके ओर से हुआ है, मोदी को लेकर, अमित शाह को लेकर जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी की है, फडणवीस को लेकर खासतौर पर तरबूज और न जाने क्या क्या उनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया,
हालांकि एक तरह से अभी जाके उन्होंने माफ़ी मांगी है, वो उनको जब मिलने गए तो वो फडणवीस के लिए जिन तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, तो उद्धव ठाकरे के लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। बचा क्या है, 20 विधायक बचे हुए, और 20 विधायक और केंद्र में जो सांसद है वो आज नहीं कल आपको छोड़ देंगे, तो आपको फिर से मजबूत क्यों करेगी भारतीय जनता पार्टी? जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ आपने धोखाधड़ी की, गद्दारी की, गद्दार आप बीजेपी को कहते हैं, लेकिन बीजेपी तो यही कहती है कि गद्दारी भाई ठाकरे ने की, नाम हमारे नाम पे वोट मांगा, चुनाव लड़ा, और सीएम बनने की बात आई तो गद्दारी कर दी आपने। तो उस उद्धव ठाकरे को शायद ही भारतीय जनता पार्टी मौका दे। एकनाथ शिंदे के पाले में पूरी गेंद होगी कि एकनाथ शिंदे उसमें विलय कर ले, या एकनाथ शिंदे के लिए बहुत गलत शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया। संजय राउत ने खास तौर पर, उद्धव ठाकरे ने तो बोला ही बोला। तो ये अब उद्धव ठाकरे के पाले में गेंद, माफ करिएगा, उनके शिंदे के पाले में गेंद होगी कि वो क्या करते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा, आप देख रहे होंगे आजकल बड़ा कठिन वक्त चल रहा है, दौर चल रहा है, और चिंतन मनन मंथन में वो लगे हुए हैं कि कैसे इससे पार पाए और क्या किया जाए, क्या न किया जाए। सबसे कठिन वक्त है क्योंकि बीएमसी का चुनाव है, अकेले लड़ेंगे तो जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीते तो पूरा सब कुछ खत्म है। ये चुनाव अंतिम चुनाव है ठाकरे परिवार की अस्मिता के लिए, शिवसेना की अस्मिता के लिए, और इसको जीतना बहुत ज़रूरी है। ये करो या मरो की जंग है। लेकिन देखा जाए तो जनता जो है बहुत जल्दी चीजें भूल भी जाती है, बहुत जल्दी इन्हें याद भी आ जाता है। हाँ। तो अगर मैं बीजेपी की बात करूं, क्योंकि अभी मौजूदा जो हालात है उसमें लगातार ये बात कही, हालांकि बीजेपी अपना एक मजबूत बनती जा रही है। अगर 2025 के शुरुआत तक मैं बात करूं तो अभी के समय में बीजेपी बहुत मजबूत नजर आ रही है। लेकिन अब जब बात करते हैं समीकरण की, तो लोगों का कहना, जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ है वो ये बोलते हैं, या फिर विपक्ष भी कहता है कि तो दो पहिए पे है, जैसे नीतीश कुमार हो गए और उधर नायडू साहब हो गए। तो अब यूबीटी की बात आती है, तो ये अगर देख रहे हैं कि मुझे मजबूती मिल रही है तो ये क्यों नहीं लेंगे? मतलब क्योंकि दो पहिए पे एक तरफ की तरीके से चल रहा है तो और मजबूत होगी। ना का सवाल, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ना का सवाल ही नहीं है कि एक और अभी थोड़ी देर पहले नीतीश से भी हम बात कर रहे थे, तो नीतीश को भी मैंने यही कहा कि देखिए क्या होता है राजनीति में, आप वैसे भी मजबूत है। अगर शरद पवार आपके साथ आ जाते हैं तो शरद पवार के सांसद आपके साथ आ जाएंगे। खबर ये है कि ये जो 9 सांसद है यूबीटी के, ये आप पीछे से समर्थन देंगे और कल फिर आप कुछ खटपट होगी तो समर्थन ले लेंगे। खबर तो यह है कि अगर उद्धव हार जाते हैं मुंबई का चुनाव तो सारे के सारे 9 सांसद और 20 में से ज्यादातर विधायक, लगभग 16 विधायक बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, या एनसीपी शिंदे, वो माफ करिएगा, शिंदे शिवसेना में आ जाएंगे। ये पुख्ता खबर है अंदर की, सब संपर्क में है, लाइन में लगे हुए। तो उद्धव ठाकरे जब खत्म ही हो जाएंगे तो जब खत्म होने वाला नेता हो उसको कौन लेगा अपने साथ? वो बदला लेने का एक अच्छा मौका है। कहते हैं कि राजनीति में बदला भी तो लिया जाता है। जिस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल आपने किया अमित शाह के लिए और बाकी लोगों के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी तो इसको मौके की तरह लेगी। ये आप उसको फिर से मजबूत क्यों बनाएंगे साथ लेके, जिसने आपके साथ धोखा किया? तो इसलिए संभावनाएं कम है कि ये उद्धव ठाकरे को फिर से अपने साथ ले। नीतीश कुमार ने भी कई बार दिया, उन्होंने भी कई बार, वहां प्लान बी नहीं है बीजेपी के पास, लेकिन आप तैयार कर लिया है। उस पर भी हमने एक वीडियो किया था कि अब बीजेपी ने, अब अगर नीतीश कुमार ने जरा गड़बड़ी की तो वहां पर भी बीजेपी ने प्लान बी तैयार कर लिया है। वहां पे भी एकनाथ शिंदे तैयार है, ज्योतिरादित्य सिंधिया तैयार है, तो वो कर लिया गया है। और इस बार नीतीश के लिए मुश्किल है। नीतीश ने पलटी मारी तो नीतीश को इस बार बीजेपी खत्म कर देगी। मतलब बीजेपी एक अभी आक्रामक रूप में नजर है। जो लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ी जो ढीली पड़ी थी और जो झटका लगा था, अब महाराष्ट्र चुनाव जीतने के बाद और हरियाणा चुनाव जीतने के बाद एकदम ऊर्जावान है वो और अपनी स्ट्रेटेजी में लगी हुई है। 2025 में हमने कहा कि पूर्ण बहुमत हासिल करने का उसने प्लान भी तैयार कर लिया कि कैसे वो करेंगे। बहुत सारे प्लान्स उनके पास है। अभी दिल्ली बिहार का चुनाव है, उसमें भी वो लगी हुई है। तो कुल मिला के जो महाराष्ट्र की खबर है वो यही है कि बहुत जल्द राजनीति में बदलाव नजर आएंगे। जो सुर बदले हैं उसके पीछे का कारण भी हमने हमने उस पर चर्चा की और ये भी बताया कि आखिर संजय राउत जो सुबह से लेकर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गालियां देते थे, वो अब रुक क्यों गई है, थम क्यों गई है, और आखिर कुटाई की क्या कहानी है, ये भी हमने आपको बताया। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कमेंट जरूर लिखें और अपनी राय लिखना ना भूलें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।